now we will start one by one agenda points. First, our agenda point is passing of minutes of meeting held on 3rd November, जिसमें कि जो ये न्यू गवर्निंग बॉडी इलेक्ट की गई थी जनरल बॉडी के द्वारा, वो सभी को मिनट्स सर्कुलेट कर दिए गए थे। अगर फिर भी अगर पढ़ने की जरूरत है तो मैं मिनट्स को पढ़ सकता हूँ। ये 3 नवंबर का मिनट्स ऑफ मीटिंग जनरल बॉडी हेड ऑन 3rd November बाय द फॉलोइंग नेम्स वर कमेटी बॉडी, इसमें आर के यादव myself I nominated as a president Sri Kamal Singh, vice president D.N. Prasad, secretary Shashi Bhushan, treasurer N.C. Joshi, executive member and Sri R.L. Das, executive member. I second it. इसके बाद सेकेंड एजेंडा पॉइंट पे आता हूँ मैं। आप लोगों को पता होगा कि एक हमने MOM 3 नवंबर को अराउंड 130 रेजिडेंट्स के पास हम गए थे डोर टू डोर, और उन लोगों को हमने ब्रीफ किया था और बताया था। मैं पढ़ देता हूँ कि क्या हमने डॉक्यूमेंट उनसे साइन कराया था। हमने इसमें लिखा था बी अंडरसाइंड वर आइदर प्रेजेंट or present during IWA General Body meeting held on 3rd November 2019. We have read the minutes of meeting dated 3rd November 19 जो previous हमने अभी दिया है, and we fully agree and support all the resolutions passed by the attending members of the said General Body meeting as has been recorded in the said minutes of meeting. Our names are also to be included as having passed the said resolution. ये डॉक्यूमेंट 130 जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उन्होंने एग्री किया था और इसको साइन किया था। मैं ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए बॉडी के सामने रखता हूँ। RWA रजिस्टर्ड हुई थी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में। ये डॉक्यूमेंट है, इसमें जो RWA के रूल्स रेगुलेशन थे जो उस टाइम 2006 में बनाए गए थे वो इसमें इंक्लूडेड थे और रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर किए गए थे। इसमें कैसे RWA को फंक्शन करना है वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। इसके बाद ये जो 2006 में रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद इसकी अमेंडमेंट के लिए ये 9 नवंबर 2014 में कुछ उस टाइम रिक्वायरमेंट आई कि जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है वो कुछ ऐसे हैं कि इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किया जाए और नए रूल्स रेगुलेशन और इंक्लूड किए जाए, जिसमें कई सारे पॉइंट्स थे। उनमें से एक मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। एक वाइटल पॉइंट था जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, मीडिएशन कमेटी। आजकल जैसे अभी इशू चल रहा है कि कोई भी किसी भी रेजिडेंट की ग्रीवेंस है तो ग्रीवेंस में भी कोर्ट्स या कहीं पे भी आप जाइए तो वहाँ पे भी वही प्रोसीजर है कि एक जज साहब होंगे, दोनों लोगों की बात सुनेंगे और डॉक्यूमेंट को देखेंगे, विटनेस को लगाएंगे, उसके बाद देन दे विल टेक डिसीजन कि भाई किसके पक्ष में डिसीजन आता है, किसका राइट है, कौन रॉन्ग है। तो मीडिएशन कमेटी भी उसी लाइन के ऊपर काम करती है। तो ये हमने 2014 में जनरल बॉडी में पास किया गया था। ये रिजोल्यूशन अपना RWA का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसको थोड़ा अमेंड किया जाए और 2014 में अमेंडमेंट कर दिया गया था। लेकिन ये अमेंडमेंट आज तक कभी भी इसमें
कंसीडरेशन में नहीं लाया गया किसी भी RWA जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी या गवर्निंग बॉडी थी उसके द्वारा। ठीक है, इसमें उस टाइम जो गवर्निंग बॉडी में लोग थे वो भी कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। अगर जैसे हमारे ग्रुप कैप्टन चौधरी साहब थे, उस टाइम में एक्टिव रोल उन्होंने निभाया था। तो मैं जो कह रहा हूँ मीडिएशन कमेटी का प्रोविज़न था, अगर मीडिएशन कमेटी के प्रोविज़न के साथ अभी हम चलते तो जैसे ये कोर्ट केस वगैरह आया है तो ये शायद हम लोग इन हाउस यहीं पे सॉर्ट आउट करते, वहाँ जाने की कहीं ज़रूरत नहीं थी। तो ये मीडिएशन का ये क्लॉज इसमें नहीं इंक्लूड किया गया। फंक्शन RWA का है वो पार्ट जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसी के ऊपर चल रहा है, तो ये इसमें इंक्लूड करके कंप्लीट इसको देना चाहिए और किसी के ऊपर RWA का फंक्शन होना चाहिए, वो नहीं है। तो इसके रूल्स रेगुलेशन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है और मैं चाहता हूं कि ये जो अमेंडमेंट है इसको भी हम नेक्स्ट इसमें इंक्लूड कर लें, क्योंकि ऑलरेडी GVM ने पहले पास किया हुआ है 3 नवंबर 2014 को। एम आई राइट चौधरी साहब हैं? और इसको फिर एक्चुअली ये ऑलरेडी अडॉप्टेड है और अनफॉर्चुनेटली जो अभी पिछली जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उन्होंने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया, मतलब दे डिड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट। तो वो 2006 का जो हमारा MOA है उसी पे काम करते रहे, जो एक्चुअली इलीगल भी है और इरेगुलर भी है। तो उसको सही करने के लिए शायद आपने आज बोला है कि नहीं हम आगे जो काम करेंगे वो 2006 का जो MOA है उसके साथ जो अमेंडमेंट हुआ है 2014 में उसको मिला के आगे RWA काम करना चाहिए, जो कि सही लीगल और रेगुलर तरीके का काम करने का तरीका है। जो मीडिएशन क्लॉज की बात हुई है वो थोड़ा सा मैं बहुत बताऊँ कि जब ये अमेंडमेंट हुआ था तो एक कमेटी बनी थी और वो कमेटी ने सारा सिचुएशन देखा था कि क्या क्या अमेंडमेंट करना चाहिए और वो उसमें उन्होंने ये तब तय किया था कि लोग कुछ होता नहीं है कि पहले दौड़ते हैं कोर्ट की तरफ और RWA का मामला कभी कोर्ट में कोई फैसला होता नहीं है। कोर्ट भी हमेशा बोलती है कि आप किसी मीडिएशन पे जाइए। तो हमने मीडिएशन का प्रावधान RWA के अंदर ही बनाने की कोशिश की थी कि अगर कोई कोर्ट जाना चाहे पहले मीडिएशन के पास अपना वक्तव्य रखे और वहाँ से जो भी डिसीजन हो वो अगर उनको पसंद न आए तो उनका जो फंडामेंटल राइट है कोर्ट जाने का वहाँ वो जाए। ये प्रावधान बनाया गया था, लेकिन वही है क्योंकि पिछला जो गवर्निंग बॉडी था उन्होंने इसको अमल में लाया ही नहीं, इसके कभी मीडिएशन कमेटी बनी नहीं। अगर मीडिएशन कमेटी बनती तो शायद आज फिर वही स्थिति नहीं आती। तो इसीलिए ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस पे है, सबके इंफॉर्मेशन के लिए शायद अभी हमारे साहब आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, informing GVM regarding the court case filed by ex-executive body and its status। ये मुझे बहुत ही मतलब दुख लग रहा है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे सभी मतलब रेजिडेंट्स को भी मैं समझता हूँ कि जिनको भी ये इन्फॉर्मेशन होगी डेप्थ में सारी, तो वो लोग भी दुखी होंगे और उन्हें भी अंदर से अंतरात्मा से ये लगेगा कि भाई ये ठीक नहीं है। आपको मैं बता दूं भाई, मैं आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मेरे पास भी समय नहीं है, सभी के पास मतलब जो भी वर्किंग है किसी पास समय RWA सोशल वर्क के नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों की सभी की सहमति रिक्वेस्ट है कि भाई उस टाइम में लोग ये कहते कोई आमने सामने नहीं आता है, ये चार्ज लेने के लिए नया लोग नहीं आता है। ऐसा में बहुत सारे रेजिडेंट्स मेरे साथ इंटरेक्शन में बात हुई, तो मैं अकेला नहीं था कि मैं ही आ जाऊं, लेकिन उस टाइम ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने 3 नवंबर को कि उस टाइम में ये नॉमिनेशन हो गया और एक कमेटी बन गई। तो हमें ग्रेसफुली जो लोग कमेटी में थे वो कहते थे कोई नहीं आता है तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था और सभी रेजिडेंट ने पास भी किया। लेकिन ये सब होने के बाद सब हमने इनके लिए चार्ज वगैरह लेने के लिए भी अप्रोच किया, यहीं पर सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर माननीय दुआ साहब, वो भी थे। हमने उनको एक लेटर दिया कि भैया ये आप हैंडओवर कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लेकिन वो मिसेज अंजलि उन्होंने वो लेटर ले लिया। उन्होंने बोला कि आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और प्रेसिडेंट जो उस टाइम एक्स प्रेसिडेंट थे, ही वाज ऑल्सो प्रेजेंट, मिस्टर दुआ वाज ऑल्सो प्रेजेंट, 4-5 लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे और नए ईडी के लोग भी थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 25 नवंबर को हम 7 लोगों को कोर्ट से नोटिस आता है जो कि
25 नवंबर का साइन किया हुआ 16 दिसंबर को हमारे पास रिसीव होता है और उसमें डायरेक्शन होती है कि 20 दिसंबर को आपको द्वारका कोर्ट में अपीयर होना है। आप देखिए कि 11 नवंबर का फाइल किया हुआ केस और 16 दिसंबर को हम लोगों को टाइम भी नहीं दिया जाता कि आप कुछ अपना वहाँ पक्ष रख पाएँ। 16 दिसंबर को हम रिसीव करते हैं और 20 को 11 बजे हमें कोर्ट में अपीयर होने का नोटिस है कि आपको कोर्ट में अपीयर होना है 7 लोगों को। 7 लोगों के घर पे बाय नेम नोटिस मिलता है कोर्ट का। और नोटिस कौन देता है? RWA देता है। सेक्रेटरी RWA साइन करते हैं। जो लोग देखना चाहें वो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास यहाँ पे कुछ फोटोकॉपी हम करके लाए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट हैं। और ये जो नोटिस सेक्रेटरी देते हैं उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर ये 4 लोग हैं जो इसको अप्रूव करते हैं। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो हमारा RWA का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्लॉज नंबर 14 क्लियरली स्टेट ये कहता है कि भाई 2 साल का टेन्योर है RWA का और 2 साल से ज़्यादा किसी कारणवश RWA का नया बॉडी टेक ओवर नहीं करती है तो वो जो बॉडी होगी वो केयर टेकर बॉडी होगी। क्लॉज 14 पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें क्लियरली लिखा है कि ये बॉडी केयर टेकर बॉडी होगी और कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, ये भी उसमें लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी के 6 मेंबर थे, उन्होंने आए थे 4 मेंबर ने 11 ट्रेजरर मिस्टर BD गोयल, भूप सिंह के साइन है, मिसेज अंजलि के साइन है, BD गोयल के साइन है और मिस्टर दुआ जो हमारे सबसे बुजुर्ग इस कॉलोनी के हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो उनके भी साइन हैं। और इन 4 लोगों ने इस RWA को जो कि RWA नहीं थी उसको एथोराइज किया कि आप कोर्ट में जाइए। कितना सेमफुल है। और 7 लोगों को RWA के ब्याह पे इंटीरियर 7 लोगों को नोटिस दिया गया जो 7 लोग इस गवर्निंग बॉडी आप ही लोगों ने उन्हें नॉमिनेट किया था। तो आपके RWA के पैसे से कोर्ट केस किया गया किसके ऊपर जो नई गवर्निंग बॉडी थी। आप बताइए लोग कैसे आगे आएंगे? और आप लोग ये कहते हैं कि कोई आगे आता नहीं है, कोई RWA में आता नहीं है, कैसे आएगा? आप इस तरह के काम करेंगे। वेरी फ्यू पीपल जो यहाँ पे जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, आप लोगों को पता है, मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलूँगा, किसी से क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन सबकी आँख खुली हुई है, सब लोग देखें कि अच्छा है या गलत है। इसके अलावा कम से कम 4 पुलिस कंप्लेंट की गई मेरे अगेंस्ट, सर्वेश सुनेजा के अगेंस्ट। हमने यहाँ पे ऐसे क्या क्राइम किए हैं? मिसेज अंजलि ने 4 पुलिस कंप्लेंट की हुई है। वो पुलिस कंप्लेंट ली, आगे इन्वेस्टिगेट हो रही है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है लास्ट तक? यस राइट, प्लीज नोट दैट जो रमाकांत यादव जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर हम लोग कुछ रेसिडेंट में काफ़ी स्टडी की है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रॉपर्टी नहीं है। इमरान भाई अभी ये जितने सारे लोग बैठे हैं या जो नहीं भी बैठे हैं उनको सबको मिला के RWA बनता है। अगर RWA की कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी डिसीजन ये लेता है कि हम कोर्ट में जाएंगे तो उससे पहले सबसे पहले उन्होंने आके GBM में ये पूछना चाहिए भाई ऐसे ऐसे बात है, ये GBM में कोई परमिशन लिया गया है? कोई परमिशन नहीं लिया गया। तो हु हैज ऑथराइज्ड देम? उनको किसने ऑथराइज किया? ये RWA के बिहाफ से उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। नंबर 1। नंबर 2 को इन्होंने बताया 3-4 पुलिस केस है। मैं आपको एक पुलिस केस की एक नमूना बताता हूँ क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे साथ एनकाउंटर हुआ। वो पुलिस पर्सनैलिटी पुलिस केस आया है कंप्लेन लेके, एक ASI और वो आता है कंप्लेन लेके रमाकांत यादव जी और सर्जन सुनेजा जी, इन दोनों के नाम पे। तो लकीली वो कंप्लेन पहले मेरे हाथ आया। मैंने उनको पूछा कि आप ये कंप्लेन लेके आए हैं, आपको किसने बताया? उन्होंने बोला कि साहब कंप्लेन तो रिटर्न में दिया गया थाने में, लेकिन हम हमारे घर में थे तब हमें फ़ोन करके बताया गया है और वुमेन सेल से भी हमारे पास कॉल आया है कि आप जल्दी इसको अटेंड करिए क्योंकि यहाँ पे कुछ रजिस्टर खींच के ले गया गया है और फिजिकल असॉल्ट किया गया है। मैंने बोला आपकी कंप्लेन में ये लिखा हुआ है
मैंने सर कंप्लेंट पढ़ा नहीं है। मैंने बोला आप इंक्वायरी करने आए हैं, क्या कंप्लेंट इंक्वायरी करेंगे आप? बोलते कि साहब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं सकता। मैंने बोला लाइए कंप्लेंट, मैंने उसको पढ़ के ट्रांसलेट करके बताया और उसमें आप सरप्राइज होंगे सुनने के लिए कि 3 नवंबर को अंजलि जैन जी से रमाकांत यादव और सर्वेश सुनेजा रजिस्टर छीन लिया। आप लोगों से किसी ने देखा था छीनते हुए? नंबर 1 उन्होंने उसमें एक लिस्ट लगाया है जिसमें 28 लोगों की सिग्नेचर है कि उन्होंने विटनेस किया कि ये रजिस्टर उनसे छीना गया या फिजिकली उनको मैन। जब हमने रजिस्टर को देखा उसमें 11 लोग थे जो ना वो उसमें प्रेजेंट थे, मीटिंग में प्रेजेंट थे, ना उनका कोई इसके साथ ताल्लुका था। तो दैट मीन्स और ये था एक फोटोकॉपी किया गया है 28 लोगों के सिग्नेचर। जब मैंने सारे स्क्रूटनाइज किए उसमें से 11 लोग और मैं आपको यही में कुछ लोग हैं जहाँ पे बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए वो डॉक्यूमेंट लेके पुलिस को देने का क्या मतलब है? आर वी सिटिंग हियर, हम यहाँ पे क्या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन चला के बैठे हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट में पुलिस केस करने बैठे हैं? दिस मस्ट बी कंडेम, ये बिल्कुल कंडेम होना चाहिए। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। नहीं, सबसे बड़ी बात है हम भद्र समाज में हैं, हम लोग पुलिस और कोर्ट केस के तहत में RW या मतलब हम लोग इतने गए गुजरे होंगे। मैंने देखा इससे पहले 3 मीटिंग में पुलिस आके खड़ी रहती थी। मतलब हम लोग ये है कि हम गुंडे हैं यहाँ पे और पुलिस के सुपरविजन के बगैर हम लोग मीटिंग नहीं, हम अपना मीटिंग कर नहीं सकते। ये क्या तरीका है? मतलब कंप्लेन या कोर्ट केस से भी बड़ा इस बात पे मेरे को तो पर्सनली बहुत आपत्ति है कि हम लोगों का ऐसे कंसीडर किया जा रहा है कि हम बैठ के आपस में अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल ही नहीं। और इस बात को अगर आप लोग ये भी देखा जाता है तो कि सपोर्ट anti-social करिए, नहीं element- मानते तो इसका भत्सना होना जरूरी है। So therefore, ये जो मीटिंग में दिस मस्ट बी कंडेम्ड एंड दिस मस्ट बी नोटेड इन योर एजेंडा प्लीज। नहीं, इस चीज को तो हम Right, उसी टाइम पे then- जब बोले थे, जब मिस्टर सर्वेश सुनेजा के ऊपर जो हाथा मैं वो बोल रही हूँ कि मैं उसी समय इसको अपोज की थी कि जिस समय सर्वेश सुनेजा को मार लगा था, उनके पीछे लगा था। मैं आई नहीं थी उस दिन मीटिंग में, तो मैं उसी दिन बोली थी कि ये गलत है क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें किसी के ऊपर आपको आपको जो भी कहना भरवली आप जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन आप ये हाथापाई करने की तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए। ये चीज़ तो होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको जो कहना है भरवली बोलिए ना, आप ही बोल सकते हैं। एक्चुअली मैं आ रही थी सफल से, तभी मैंने देखा ये चीज़ हो रहा। देन सीमा एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को मतलब उसको लग रहा था कि मिसेस दास आना चाहिए, तो मैंने एक्चुअली सफल से आ रही थी तो बेटा को मैंने बोला बेटा आप सुन लो मैं आ रही हूँ। मैं जब आई मैं किसी से कुछ नहीं बात कर रहा था, केवल प्रेसिडेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड में जाके बोला था। वहाँ पे प्रेसिडेंट और धीर मिस्टर धीर एंड गोयल साहब ये तीनों चारों जो भी और भी एक दो बैठे थे। मैंने स्ट्रेट ये पूछा कि ये जो हुआ ये क्या अच्छा लगा आपको, यहाँ पे जो ये तमाशा हुआ? देन प्रेसिडेंट बोल रहे कि नहीं मैम ये ना उनके पर्सनल मैटर है। मैंने बोला पर्सनल मैटर अगर उनके घर में होता तो बात अलग थी, आपकी मीटिंग में ये चीज़ हुआ है वो पर्सनल फिर जब हाँ, यहाँ पे आ तो रहा फिर है, पर्सनल क्या है? आपकी मीटिंग में हुआ है तो आपने क्या देखा? उसके बाद गोयल साहब बोल रहे कि नहीं हमने तो बहुत कोशिश करी बट उनके आपस में लड़ाई चल रही। मैंने बोला जब मिसेस गोयल को 5 लोग मीटिंग के अंदर कुछ बोल के मजा ले लिया, कुछ बोल के मजा ले रहे थे, उनको बुरा लगा था, तब मिसेस दास और करण दास का आधा में छोड़ दिया था। आप भी तो थे उसी टाइम पे। हमने तो आधा में नहीं छोड़ दिया था, हमने बाकायदा मिसेस गोयल और मिस्टर गोयल को लेके उनके घर में छोड़ के आए थे, क्योंकि जो भी लोग बात करके खड़े जैसे भी बात करे उनको वो चीज़ अच्छा नहीं लगा था और वो रोने लगे थे। तो हमने तो नहीं छोड़ दिया था उनको, मजा तो नहीं लिया था। तो आपने कैसे मजा लिया? जरा से आपने हटा दिया, उसके बाद आप मजा लेने लगे। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी टाइम पे बोला था ये दो नहीं, ये वही मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ तो जो भी अगर निजी मामला है तो वो निजी आपका अपना पर्सनल आप घर रखिए। जहाँ यहाँ RW की मीटिंग में अगर होती है वो चीज़ तो वो पर्सनल नहीं रह जाती है, फिर वो रेसिडेंस के पूरे रेसिडेंस के लिए हो जाती है। तो ये RW का मैटर RW में ही सॉल्व होना दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम इसमें कंडेमनेशन के लिए प्रपोजल देंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आपके सामने हैं उसको आप आगे ये कंडेमिनेशन इज प्रपोज फ्रॉम माय साइड। इसी के साथ जो लगा हुआ है जो यादव जी ने अभी बताया वो है हमारी मीडिएशन कभी
यानी कि हमारी RW के अंदर एक ऐसे मीडिएशन कमेटी कुछ मेंबर अपॉइंट किया जाए, अगर कहीं किसी का कोई पर्सनल वो है एजेंडा में रखा है हमने, आगे नेक्स्ट टाइम तो वो आना चाहिए। हाँ आएंगे अभी। तो मैं ये बता दूं कि 20 को जो एडजॉइन हुआ, जो कोर्ट केस था, उस पर मैं आगे बात कर रहा था इन बिटवीन ये सब डिस्कशन से आगे। तो मैंने देखा कि हम लोगों को 16 दिसंबर को नोटिस मिला और 20 को रिप्लाई फाइल करना था। तो हम लोगों ने लॉयर भी लेना था। एसएन वर्मा जी एंड ग्रुप चौधरी, बोथ आर फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड, उनको हमने होल्ड एंड रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप आगे इसको उठा के पीछे कर दी, ये जो लंबी वाली है, हम लोगों की गार्ड्स को बोल दो। इन लोगों ने 2 बजे तक रात को 2 दिन बैठ के उनकी रिप्लाई ड्राफ्ट की, क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है इतना कि हम कोर्ट में जाएं। अब मेरा हमने ये सारी बातें रखी, और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत समय हम मतलब इस पर लगा सकते हैं कि भाई हमारी सोसाइटी में किस तरह से गलत एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो उसको हम ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं इस टाइम हाउस में रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जो भी मतलब एक्स ईवी के मेंबर हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो मैंने बात कही है आप लोगों के सामने, अगर वो अपनी क्लैरिफिकेशन रखना चाहते हैं कि मैं गलत बोला मैंने कुछ, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे बढ़ के आएँ और वो बताएं कि ये कोर्ट केस क्यों किया गया, क्यों कोर्ट केस की ज़रूरत पड़ी, और जो चीज़ें मैंने बोली हैं अगर उसमें कोई चीज़ की कमी है, मैं गलत बताया तो उसे काउंटर करें। ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर वो अवेलेबल है यहाँ पे हाउस में, आगे आके उसको क्लैरिफाई करें हाउस में। और इस मीटिंग में उनको आना भी चाहिए था, यहाँ आके फेस करना चाहिए था। तो अगर अवेलेबल है तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो बताएं आके कि ये केस की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो साहब बताइए। अगला ये सब तो होना ही नहीं चाहिए कि केस कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। भाई 2 साल का आपका नहीं होगा, खत्म कीजिए, जाइए दूसरे को मौका दीजिए, दूसरे आएंगे दूसरा। और नहीं, और क्या है उसमें सब अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आएंगे। जो बोलिएगा सही बोलिएगा। नहीं बोलो, हम और उसकी आवाज़ में बोलेंगे। I welcome the new ED and I respect all of you. चलिए इसके चलिए। लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसका मदद किया। देखिए ये कहा गया वो तुम लोग हैं, आपका बात आपकी क्या सुनी मैंने, बात है आप बोलना। हाँ यहाँ जो पहले लोग थे पावर में, उन्होंने बात किया गया कि ये चुनाव इस तारीख को होगा या कि चुनाव करेंगे। जब चुनाव की नौबत आई, मीटिंग हल्ला गुल्ला किया गया, चुनाव नहीं होने दिया गया। फिर जो पहले पांडे जी अपॉइंट किए गए, पांडे जी को कैसे हटाया आई डोंट नो। फिर बीना जी को अपॉइंट किया गया, और आप चुनाव करवाइए नहीं, आशा उनको बोल दीजिए, बोल दीजिए। बाद में पॉइंट करेंगे, बाद में पॉइंट करेंगे। बाद में हाँ नहीं आप मैंने कंटिन्यू करिए। उसके पानी बोलना है। हाँ। नहीं चाहते मैं बात नहीं आप बोलिए, आपने कहा कि नहीं आप बोलिए, नहीं आपको बताएं कि कोई बात असलियत क्या है, कोई बात नहीं बोल, आपको मालूम होना चाहिए असलियत क्या है। हाँ बोलिए। तो फिर दोबारा बीना जी उन्होंने अपने आप को ऑफर किया कि मैं आगे बढ़ता हूँ, उनका बंद किया गया। उनको कैसे बिहेव किया आपने, कितनी उतनी रिजल्ट की यहाँ पर कोई छोड़ के चले गए। मतलब चुनाव नहीं होने दिया, चुनाव के लिए 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास किया गया, चुनाव नहीं होने दिया गया। सुनो, अगर आप ये कहते हो इस वक्त कि हमारे पक्ष में 130 आदमी है, मैं मानता हूँ, 140 मैं मानता हूँ, 160 मैं मानता हूँ। अगर आपके पास 160 आदमी हैं और वो आपके हक में है तो चुनाव नहीं कराते आप, क्यों भागते चुनाव से आप? और जवाब इस बात का जवाब देंगे। इनको पहले बोलने नहीं दीजिए, फिर कोर्ट करिएगा। नहीं इनको बोलने दीजिए, फिर कोर्ट करेंगे। बताइए आप बताइए, आपने खुद कहा हाँ बोलिए, आप बोलिए। तो अगर आप 130 आदमी कल आपके हक में है, आप बच्चों चुनाव करा दो और आगे शान से बात करो, क्या बात है, बहुत वक्त है आपको। लेकिन जो आपके 130 आदमी हैं आपके हक में, या तो वो ठीक नहीं है, और ठीक है तो चुनाव क्यों लड़ते आप, क्यों चुनाव कराते ठीक है, आप आगे बोलिए। आगे मेरा मानना ये है कि आप सब बैठे हो, आप फैसला करो
भाई आप एक चुनाव कराओ, सिंपल का चुनाव करा लो, एक दिन की बात है, यहाँ बैठ जाओ, चुनाव कराओ और फिर सत्ता में बात क्या है? ठीक है, चुनाव की बात हो गई, आगे बोलो। हाँ जी, आगे बोलो। अच्छा बाकी अच्छा सुनो, अब क्योंकि आपके जितने एक पॉइंट बार है दो सारे बार तीन बार प्रयास किया गया और चुनाव नहीं होने दिया। चुनाव हो गया, कोर्ट केस की बात बोलिए। इसके बाद कोर्ट में क्यों गए वो बताइए। कोर्ट में क्यों गए ये बताइए। जब आप चुनाव ही नहीं होने दे रहे, what option was left? The option was left on the court. There is no other option was left. जनरल बॉडी से पूछा आपने, पहले इनको बोलने दीजिए। जनरल बॉडी से पूछा। मैंने अपने घर बुलाया भूप सिंह जी को, भूप सिंह मैंने अपने घर बुलाया, अंजी को बुलाया, मैं कहा भाई आ जाओ, और मैंने ये फोन किया प्रसाद साहब को, जोशी को, मैं कहा आप आ जाइए, बैठ के बात कर लो। ये कोर्ट के बाद, मान लो कोर्ट केस के बाद, लेकिन नहीं आए। कोर्ट केस के बाद कब बुलाया रुको एक मिनट, डेट याद थी, कब बुलाया? डेट याद थी मुझे। नहीं, कोर्ट केस के बाद या कोर्ट केस से पहले? बाद में ना। देखो क्लियर है, कोर्ट केस होने के बाद इन्होंने बुलाया। ठीक है, नेक्स्ट और आगे मान रहा हूँ बताइए। हाँ और बताइए। तो इसका मतलब ये है कि अगर नो ऑप्शन लेफ्ट मैंने भूप सिंह कहा, मैंने कहा भाई कोर्ट में मत जाओ, सुनिए मेरी बात। मैंने भूप सिंह ने गांधी जी को आज जो मैंने भाई कोर्ट मत जाओ, कोर्ट मत करिए, कोर्ट में जाना मानना है कि कोर्ट में जाना नहीं हाँ, ये मतलब आप मुझे बात चुनाव होने ही नहीं दे रहे। ठीक है, चुनाव पे वो जवाब मिलेगा। और कोई पॉइंट और कोई पॉइंट? बस मैं ये बता रहा था आपको भाई, ये जो आपने कहा अब रिप्लाई सुनेंगे, आप बैठिए, बताइए। पहले आपके जितने पॉइंट है सारे रख दिए आपने। पहले मैं बात कर लूँ। हाँ कंप्लीट हो गया। हाँ बताइए। अंजलि इलेक्शन से आई थी क्या अंकल? बस यही अंजलि का नाम आपने प्रपोज किया था। एक सेकंड। इलेक्शन से आए थे, कोई नहीं आया। जो ट्रेंड जो सेट हुआ है, इलेक्शन नहीं आप लोगों ने नहीं चाहता है। आप लोग भी तो नहीं आए थे अंकल, बिना इलेक्शन। अंजलि का नाम आपने प्रपोज किया था। अंजलि इस गांव का नाम किसी और ने प्रपोज किया। आप इलेक्शन ना कराए तो सही, और इलेक्शन ना कराए तो गलत। बैठ जाइए आप लोग। आप तो बात सही है। रुको मैडम, कोई बात नहीं, अभी बात की बैठिए, बैठो। वन बाई वन सब रिप्लाई देंगे। अब रिप्लाई दो। हाँ। बाई नॉमिनेशन, बाई नॉमिनेशन। आप उसकी बात कर रहे हैं मैडम, मैं सबको बता दूं 2010 के इलेक्शन हुआ। हर मीटिंग में यहाँ पे अटेंड किया था, बट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग देयर हैज टू बी अ गुड स्टॉप एंड यू हैव टू सपोर्ट अस। यू कैन नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो दुआ साहब आपने इलेक्शन की बात की, आप आज भी इलेक्शन के ऊपर अड़े, क्या ये आप नहीं सुन लीजिए, आप लोग इलेक्शन से आए थे क्या? वोटिंग करके आए थे आप? और सुन लीजिए संजय पांडे यहीं पे हैं। संजय पांडे आपने जो वर्ड्स दिए कि किसी को थ्रेट किया, कोई यहाँ बच्चा नहीं है, किसी को नहीं आपने जो वर्ड्स यूज किए कि उनको हटाया गया, किसी को नहीं हटाया गया। सुनिए, मैं सभी को बता दूं कि जो आपका MOA है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें प्रोविजन इस तरह का नहीं है कि कौन मेंबर होगा, वोटिंग राइट किसको होगा, किसको नहीं होगा। यहाँ पे हम रोजाना RWA की मीटिंग बुला के किसी को डिफाल्टर घोषित करें, किसी को ये फाल्टर बनाए, वो ये RWA उसके लिए नहीं है। आपने जो आपकी सेक्रेटरी है उसके 12 फ्लैट यहाँ पे दिखा के रखे हुए हैं, हमें क्या पता है कि उसके 12 फ्लैट हैं? आपने कभी रजिस्ट्री दिखाई? आप EB के मेंबर हैं, 14 फ्लैट हैं उसके, वोटिंग राइट उसको कैसे मिलेगा? आप जो लोग यहाँ पे रेगुलर पेमेंट करते हैं, उन लोगों के ग्रीवेंस हैं, आपके पास जाते हैं, आप सुनते नहीं हो। अगर आपको बोला जाता है तो आप उनको डिफाल्टर बना देते हो। ऐसे इलेक्शन होगा क्या? और इलेक्शन क्यों चाहिए? यहाँ 100 फैमिली 200 फैमिली है, क्या हम बैठ के अमिकेबली डिसाइड नहीं कर सकते क्या? इलेक्शन आप इलेक्शन की बात करते हैं। आपको ये पता था कि 2 साल का टेन्योर है, 2 साल के बाद 3 साल से ऊपर हो गया। आप केयरटेकर हैं, केयरटेकर का काम कोर्ट में जाने का नहीं है। ही कैन नॉट टेक पॉलिटिकल डिसीजन। ये RWA का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहता है, अगर ये हाउस पास करेगा तो इनके अगेंस्ट हम क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि
कि इनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस को दबाने के लिए लेकिन कंडेमनेशन होना चाहिए। कंडेमनेशन होना चाहिए, कंडेमनेशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है ना, हमारे पास समय है इतना। हम कॉलोनी में यही रीजन है कि कोई अगला आता नहीं है इसमें RW में काम करने के लिए नहीं आना। आज मीटिंग ऐसा वो काम धंधा करेगा ना, ये सब क्लियर करें। सुनो सर्वेश आज भी मीटिंग हो रही है ना, आज भी बगैर पुलिस की मौजूदगी में इतना पीसफुल तरीके से मीटिंग चल रही है। आप विटनेस हैं, हमें क्यों पुलिस को बुलाया जाता है, क्यों थ्रेट की जाता है? जैसा कि रेजिडेंट बोल रहे हैं हम कोई गुंडे हैं, हम कोई बदमाश हैं? यहाँ पे हम लोग शांति से शाम को घर पे आना चाहिए। हमारे रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड सर्किल आते हैं, कहीं गाड़ियों की जगह नहीं होती है, कई लोगों से झगड़ा किया जाता है, ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है, ये अरे भैया हमारा कोई रिलेटिव आके गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता है। आपने चारों तरफ फेंसिंग बना के ऑक्यूपाई कर लिया जाता है और हम सेक्रेटरी हैं और घर के चारों तरफ एनक्रोचमेंट है। जो ऑफिस बेरर है, जो सेक्रेटरी है, सुन लीजिए, सेक्रेटरी है, वो लोग थ्रेट करते हैं अपने घर के सामने। आप भी ईवी मेंबर है, कभी आपने उनको कहा कि भाई आपने 6 गाड़ी है, आपकी 6 गाड़ी खड़ी की हुई है, आपने झूला लगाया हुआ है, आपने बहुत सारी बेंचें डाली हुई हैं, आप यहाँ पे क्या है? ये तो भाई सबकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, सबकी जमीन है, सब पार्क कर सकते हैं ना। आप तो ऐसा नहीं कर रहे। मैडम आप बोल रहे हैं इसकी वजह से हमें पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम आती है। जब भी हम लेट आते हैं हमें पार्किंग की जरूरत नहीं है। अगर आप एनक्रोचमेंट को हटाइएगा, जो गाड़ियाँ स्टेशनरी पड़ी हुई हैं आप उनको हटवाइए। मैडम वो करेंगे, समय दीजिए। ये जो आप थोड़ा सा समय दीजिए, स्ट्रीमलाइन होगी यहाँ पे जो आप उनको हटवा सकते हैं विद नोटिस। वो करेंगे आप थोड़ा समय दीजिए। सिस्टम देखिए, इन्होंने 50-55 गाड़ियाँ उठाई कूड़े की, आपके सामने है, कितनी क्लीन है, तो ये भी काम होगा। लेकिन काम कैसे होगा? क्योंकि अब नहीं फ्रॉड, आप सुनिए ना, सुन तो लीजिए मेरी बात। अभी तक ना तो अकाउंट मिला है, न कोई रिकॉर्ड मिला है, न गेटों की चाबियां मिली हैं, न कमरे की चाबी मिली है। हमारे बुजुर्ग साहब ये जो मेंबर हैं, ये इसके लिए नहीं समझाते, ये जो इलेक्शन करा सिक्योरिटी अभी हमारे को हैंड ओवर नहीं हुई है। सिक्योरिटी तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे, थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, हाँ CCTV। अच्छा, इसके वो शब्द नॉमिनेशन और इलेक्शन पे बोल देना चाहता हूँ। वो शब्द ये जरूरी है। आप लोगों को मालूम होगा कि लास्ट इलेक्शन यहाँ पे 2010 में हुआ। आपको जानकारी शायद होगी या नहीं होगी, वो 2010 की इलेक्शन को भी लोगों ने कोर्ट में रिप्रेजेंट किया था। मतलब वो इलेक्शन भी नहीं मान्य था, क्योंकि मेंबरशिप इशू पे वहाँ पे भी झमेला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थे वो हमारे RW के थे जो नहीं रहे, और उनके देहांत के बाद वो कोर्ट केस खारिज हो गया। अदरवाइज 2010 का जो इलेक्शन था उसको भी ऑब्जेक्शन किया गया। अब 2010 के इलेक्शन में 4 लोग सिलेक्ट होने थे, लेकिन सिर्फ 3 हुए, ट्रेजरर नहीं हुआ। और ट्रेजरर कैसे सिलेक्ट हुआ? कुछ दिनों के बाद एक जनरल बॉडी में नॉमिनेटेड मेंबर हुआ। पहला ट्रेजरर नॉमिनेटेड हुआ, वहाँ से शुरुआत हुई नॉमिनेशन। फिर वो ट्रेजरर भी चले गए, एक और ट्रेजरर हमने नॉमिनेट किया। फिर ये जो लास्ट बॉडी आई, जो अंजलि जी एंड गैंग का बॉडी था, वो नॉमिनेटेड बॉडी था। उस नॉमिनेशन के बाद जो पहले बार नॉमिनेशन हुआ, तो डॉक्टर माली वाज दी वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने रिजाइन किया अपने पर्सनल कारण से। मार्च में फिर जनरल बॉडी हुई और नया वाइस प्रेसिडेंट फिर से नॉमिनेट हुआ। तो नॉमिनेट की प्रथा इस RW में आज की नहीं है, 2010 से पहले से। और अभी जो हमने कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट के पास ये मुद्दा उन्होंने रखा कि ये हम नॉमिनेशन है, इलेक्शन नहीं है। और कोर्ट हमने भी रखा अपना पक्ष। तो जज ने जो एप्लीकेशन में बोला, उन्होंने 3 बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस नई EV की तरफ है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि जो हो रहा है, जिसके दायरे में हो रहा है, वो सही दिशा में हो रहा है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि भाई जो जिस तरीके से ये नॉमिनेटेड हुए, चाहे इलेक्टेड हुए, चाहे सिलेक्टेड हुए, ये नॉट
इलीगल है, मतलब इलीगल नहीं है। ये दूसरा मुद्दा बोला उन्होंने। और तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उन्होंने बोला कि क्योंकि उनके पास बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, क्योंकि ये इलीगल नहीं है, तो कलेक्शन ये कर सकते हैं और करते रहें। ये तीनों पॉइंट दिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सीवी मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी दी, तो एक मेंबर ईवी के थे, उन्होंने अपना पॉइंट रखा, उस पर हम लोगों ने डिबेट और डिस्कशन किया और हाउस ने ये कहा कि जो इलेक्शन वाला मुद्दा उन्होंने बोला, एक ही मुद्दा बोला और कोर्ट में क्यों गए उसका कोई जस्टिफाइबल रीज़न नहीं है और उन्होंने कोर्ट में गए वो इलीगल तरीके से गए। तो हाउस से भी मैं परमिशन लेना चाहूँगा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हाउस को कॉन्फिडेंस में लेके आगे ज़रूरत होगी तो इनको उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी कि RWA के MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविज़न नहीं है। उसके बाद इन्होंने लोगों को मिसगाइड किया, RWA के फंड को मिसयूज किया और RWA बन के केयरटेकर बॉडी RWA बन के और RWA के बिहाफ पे 7 लोगों के अगेंस्ट कोर्ट केस किया जो कि न्यू ईवी, वो टोटली इलीगल। तो हमने अपॉर्चुनिटी दी, एक मेंबर ने अपनी बात रखी जो यहाँ प्रेजेंट है, बाकी जो एक्स ईवी है पुरानी ईवी का कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट में लेता हूँ, एडॉप्शन ऑफ कंडेमनेशन डॉक्यूमेंट इशूड बाई मेजॉरिटी रेजिडेंट्स। ये करीब 110 लोगों ने कंडेमनेशन लेटर साइन किया था हमारे रेजिडेंट्स ने, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये 3-4 पेज का साइन था। हम लोग डोर टू डोर गए, हर रेजिडेंट के घर पे गए और उनको एक्सप्लेन किया, कोर्ट का केस दिखाया, सब चीज़ें बताई। तो उस बेस पे एक कंडेमनेशन लेटर इशू किया गया था, हम लोगों ने बनाया था, उस पर सब लोगों ने एग्री किया। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वी द अंडरसाइंड हैव कम टू नो दैट ex-secretary of the RWA, Mrs. Anjali, has filed a civil suit number 1340 of 2019 in Dwarka Court with regard to objection on the formation of new executive body of the RWA, and therefore hereby condemn her this act for which she was not been given any permission by the general body of RWA. We pray to the honorable judge to not only dismiss her subject suit but also request to debar her from the interfering with the activity of EV in the interest of the welfare of community and smooth functioning of RWA. तो ये हमने 130 लोगों से किया है, मैं उसके सामने रखता हूँ इसको आगे। तो इसमें हमने प्रे भी किया है कि इनको दीवार किया जाए इस तरह के लोगों को, और हमारे ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें क्लॉज 14 में ये चीज़ अवेलेबल भी है कि जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ वेलफेयर विद द परमिशन ऑफ दिस हाउस एंड रेजिडेंट एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, हम ऐसे लोगों को, गलत एक्टिविटी वाले लोगों को अपने RWA में ऑफिस बेरर बनने से रोक सकते हैं और उनको उस एक्टिविटी से डिबार कर सकते हैं, क्योंकि किसी को फैमिली में तो रखना है हमें, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं दे सकते। तो ये कंडेमनेशन है और ये हम देंगे, इसको हाउस पास किया। फिर नेक्स्ट हमारा एजेंडा पॉइंट है ऑब्टेनिंग GVM परमिशन टू टेक ओवर दी करेंट बैंक अकाउंट कंट्रोल। मैं GVM से परमिशन चाहता हूं कि जो इनके पास करंट बैंक अकाउंट है उस अकाउंट को ये इमीडिएटली हैंड ओवर करें। इन्होंने अभी तक उस अकाउंट को हैंड ओवर नहीं किया, पैसे उससे निकाले जा रहे हैं, कोर्ट केस में लगाए जा रहे हैं। कुछ रेजिडेंट हमारे यहाँ पे जो अलर्ट हैं या जिनको पता है कि कोर्ट केस में पैसे हो रहे हैं, तो कुछ लोगों ने अभी बैंक में अप्रोच करके उस अकाउंट को विड्रॉल को रोक दिया है। ये दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। उसमें एनीबडी कैन डिपॉजिट दी अमाउंट, बट विड्रॉल जो था वो रोक दिया गया है, अभी विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये काम किया गया है, ये हाउस को इंफॉर्मेशन के लिए है और आपको मैं समर्थन करता हूँ कि इनको परमिशन दिया जाए, लेकिन ये बैंक अकाउंट को टेक ओवर करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी रेजिडेंट्स ने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो हो सकता है कि बैंक ना दे, लेकिन एक बार इनको कोशिश करने की अनुमति देनी चाहिए मेरे ख्याल से। इसी संदर्भ में मैं 2 शब्द और आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमें ये भी पता चला है कि कुछ
कुछ लोग जो है बैंक में अपना मंथली सब्सक्रिप्शन डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर तो बैंक का कंट्रोल इनके पास आ जाता है तो ऐसे डिपॉजिट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर बैंक का कंट्रोल नहीं आता है तो हमें आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट है कि जब तक ये मामला ना सुलझ जाए आप कैश में पेमेंट करें, क्योंकि खर्चा करने के लिए हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो वो पैसा आपका आपके काम के लिए ही है, लेकिन आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे और हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कोई सज्जन अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है कि उसको बैंक में ना डिपॉजिट करके हमारे को कैश मेरी एक रिक्वेस्ट है, ड्यूरिंग द कोर्ट केस इस पीरियड में उन्होंने कितना पैसा विड्रॉ किया है वो एक प्रपोजल में लाया जाए। वो सब बाद में होगा जब अकाउंट आएगी। और एक और हाउस को मैं बताऊंगा, मैं एक चीज़ और हाउस के सामने रख रहा हूँ। सुनिए, सभी रेजिडेंट को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था, चौधरी साहब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था, और यहाँ भी मैं अपनी कमिटमेंट और ये मैं आपको मतलब ये वर्ड्स दे रहा हूँ कि आप लोगों का 1 रुपया भी हम लोग कोर्ट केस में नहीं खर्च करेंगे, 1 रुपया भी नहीं खर्च करेंगे। चाहे फोटो कॉपी करनी होगी वो भी हम आपके RWA के पैसे से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे लीगल बैकग्राउंड के लोग अवेलेबल हैं और वो आगे बढ़ के हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। 1-2 बजे तक वो लगे हुए हैं। गुरतेज सिंह चौधरी है, मिस्टर SN वर्मा जी अभी है नहीं यहाँ पे। करना है, वर्मा जी ने प्रो बोनो ये काम कर रहे हैं, जो जिसके लिए 50-75 हज़ार लोग होते हैं वो स्पेशल में कर रहे हैं। हाँ, SN वर्मा जी, कैप्टन चौधरी और करण शर्मा जो है वो भी द्वारका कोर्ट में है, लॉयर है, लीगल वॉलंटियर किया है। और उन्होंने भी उस दिन कोर्ट में गए थे जिस दिन डिसीजन आया, उन्होंने वहाँ पे भी घंटा लगाया, तो वो भी हमारे को सभी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सब हमारे रेजिडेंट के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, वो आगे आके क्योंकि उस प्रोफेशन में है तो सबके साथ। रिक्वेस्ट है, आप आधा टाइम में सभी रेजिडेंट जो पैसा देने के लिए आ रहे हैं, आप एक्स्ट्रा पैसा लेंगे कोर्ट केस के लिए, आप अपनी पॉकेट से पैसा मत दीजिए। ठीक है, हम नहीं चाहते वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग क्या बोलते हैं जो महाभारत में क्या थे, भीष्म पितामह यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो भीष्म पितामह कुछ अगर कर पाएंगे हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है आगे, बाकी तो वही पता नहीं। अच्छा, अगला एजेंडा पॉइंट में और रखता हूँ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अगला एजेंडा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ मीडिएशन कमेटी एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन RWA। डिस्प्यूट एंड जो भी इशूज हैं RWA के वो रिजॉल्व करने के लिए मेरा मानना है, EB का मानना है कि एक हमारे पास ये क्या बोलते हैं मीडिएशन कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मीडिएशन कमेटी में आनी चाहिए। है ये कोर्ट में हर चीज़ के ऊपर छोटे छोटे इशू के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैं हाउस से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग लीगल वगैरह बैकग्राउंड के लोग हैं वो मीडिएशन कमेटी उनके नाम लेके एक कमेटी बना दी जाए कुछ लोगों की, जो कि इस तरह के डिस्प्यूट हैं, लोग उनके सामने अपनी बात रखें, अपनी चिट्ठी दें और मीडिएशन कमेटी उसके ऊपर काम करे अगर किसी का डिस्प्यूट है। तो अगर आप लोग सब एग्री करते हैं तो अभी एक मीडिएशन कमेटी भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। ये जो मीडिएशन कमेटी की बात कही है इन्होंने, मैं 3 नाम प्रपोज करता हूँ मीडिएशन कमेटी। 3 नाम प्रपोज करता हूँ। फर्स्ट नेम इज मिस्टर SN वर्मा, हु इज फ्रॉम ए लीगल बैकग्राउंड। नेक्स्ट नेम इज ग्रुप कैप्टन चौधरी, हु इज ऑल्सो फ्रॉम ए लीगल बैकग्राउंड। एंड थर्ड नेम इज मिस्टर MK जोशी, हु इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये 3 लोगों की मीडिएशन कमेटी हम लोग यहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं। देखिए जो भी इशू है एमिकेबली एज ए फैमिली है, जैसे आप फैमिली चलाते हैं घर, ये बड़ी फैमिली है वहाँ पे चलाना। अगर कोई इशू होगा आगे आएगा, हम लोग फिर यहाँ बैठेंगे, फिर उसको करेक्टिव एक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आगे बढ़ने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा इसको।
तो मैं 3 लोगों की मेडिसिन कमेटी हमें एक्सेप्टेबल है और इसको जो भी डिस्प्यूट जो भी लोगों के ग्रीवेंसेज होंगे वो आगे रखेंगे। अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, सभी को एक्सेप्टेबल है ये। इसके अलावा एक हम नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट में फॉर्मेशन ऑफ सब कमेटी टू ऑब्टेन ऑब्लिक टेक ओवर ऑफ ऑल दी डॉक्यूमेंट एंड एसेट्स पर्टेनिंग टू RWA सिंस 2006। 2006 के बाद के जो भी एसेट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, सारी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट RWA के ऑफिस बेरर रहे हैं, तो पुराने रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने के लिए एक सब कमेटी होनी चाहिए। तो वो एक सब कमेटी हम लोग बना देते हैं। तो वो सब कमेटी मैं मानता हूँ कि एक नाम मिस्टर राजगुरु जैन का हो जाएगा सब कमेटी में, हाँ, और मिस्टर संजय पांडे, मिस्टर RL दास, मिस्टर रावत जी, ठीक है। और अरोड़ा जी टाइम दे पाएंगे तो मैं अरोड़ा जी का भी नाम रखता हूँ, ठीक है, मिस्टर अरोड़ा जी, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, ये 5 लोगों की सब कमेटी हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, जो कि इनफैक्ट मैं ये नई ईवी की इस प्रस्ताव को बहुत ही सराहना करता हूँ। ये सबसे जरूरी काम है क्योंकि 2006 से हमारे पास कोई कागज़ नहीं है। और ये जो हमारे युवा जी हमको बोल रहे थे कि इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, एक महत्वपूर्ण कारण क्यों इलेक्शन नहीं हो पा रहा है कि हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पुराने समय का है ही नहीं। वो जो उनके जो पिछला ईवी क्या कोशिश कर रही थी कि भाई उन्होंने तो दिसंबर 2016 से स्टार्ट किया था फंक्शनिंग, उनके बाद दिसंबर 16 से लेके आज तक का कागज़ है, लेकिन उससे पहले का कागज़ नहीं है। और उससे पहले के कागज़ ना होने पर भी वो अपने मन मर्जी से किसी को बोल रहे थे कि वो एलिजिबल है, किसी को बोलते हैं वो नॉन एलिजिबल है। तो इसी कारण से ये मेंबरशिप फाइनल नहीं हो पा रहा था और इलेक्शन नहीं हो सकता था। क्यों? उनको वो जवाब चाहिए था, तो मैंने वो जवाब दिया। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि सारा कागज़ जब इकट्ठा होगा तभी शायद हम आगे बढ़ने के लिए एक सही तरीके से हमने रख सकते हैं इसी जनरल बॉडी कि भाई ये कागज़ हमारे पास है और बाकी कागज़ नहीं है। नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर ऑफ ईबी। एग्जीक्यूटिव बॉडी की आप लोग डिसाइड करिए कि क्या फाइनेंशियल पावर होनी चाहिए। तो मैं हाउस से ही बोलता हूँ कि कोई भी लोग बताएं कि भाई सेक्रेटरी को एक कोई फाइनेंशियल पावर दे दीजिए, एक ट्रेजरर को दे दीजिए, प्रेसिडेंट और बॉडी को दे दीजिए कि भाई कैसे होना चाहिए। वो 2 मिनट में आप बताइए, फिर नेक्स्ट एजेंडा पर। इस पर मैंने थोड़ा सा काम करके मैं लाया था, मैं आप लोगों को प्रपोज करता हूँ, आप लोग उसके ऊपर विचार कीजिए। देखिए, हमें को ये डेलीगेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? डेलीगेशन करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि पिछला ईवी किस डेलीगेशन में काम कर रहे हैं थे 3 साल से। मैंने पर्सनली 30 बार पूछा कि आपके पास क्या डेलीगेशन ऑफ पावर है, लेकिन मेरे को वो बता नहीं पाए। होगा कोई पावर, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि किसी जनरल बॉडी में लोगों ने उनको पावर दिया होगा, लेकिन वो हमको सार्वजनिक रूप में कभी बताया नहीं। पता नहीं आप लोगों को किसी को मालूम है क्या कि हमारा ईवी का क्या डेलीगेशन ऑफ पावर? कोई भी है यहाँ पे? बुआ जी से भी क्या उनको मालूम है? अच्छा, फेंसिंग वाला पावर। तो एनी एक पावर होना जरूरी है। इसलिए हम प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, जो प्रपोज किया उसका पीछे कारण क्या है कि हम लोग अराउंड 300 रुपये लेते हैं और करीबन 120 लोग 130 लोग हमारे को पैसा देते हैं। तो सब मिला के करीबन 40,000 के करीब हमारे पास पैसा होता है महीने का। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये पैसे की प्रपोजल किया। तो हमने ट्रेजरर से शुरू कर रहा हूँ। ट्रेजरर को हमने पावर की प्रपोजल दे रहा हूँ कि वो किसी सिंगल परचेज के लिए 500 रुपये तक का खर्चा कर सकते हैं, छोटे मोटे काम जो ट्रेजरर के लेवल पे है। उसके ऊपर सेक्रेटरी के लिए प्रपोज कर रहे हैं 2000 रुपीज़, वो किसी सिंगल परचेज के लिए, किसी एक परचेज का दाम 2000 रुपये तक के लिए सेक्रेटरी को पावर, और प्रेसिडेंट के लिए 5000 रुपये पावर के लिए प्रपोज कर, और उससे ऊपर 10,000 तक का पावर हम पूरे एग्जीक्यूटिव बॉडी को दे रहे हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी सारे मिलकर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो 10,000 रुपये तक अपना खर्चा कर सकते हैं। ये फिनंशियल पावर है। इसके अलावा हमने 2-4 चीज़ें और बोली हैं जो उनको एग्जीक्यूटिव बॉडी करना चाहिए, वो मैं पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा सुनिए।
any purchase above 5,000 must be supported by quotation from at least 3 agents. ये सरकार में भी होता है, अब किसी भी जगह होता है कि सही तरह से खर्चा हो, इसलिए कोटेशन हो. EB must not resort to splitting of bills in order to bring any purchase within their delegated power. अगर कोई चीज़ का कीमत 20,000 है तो उसको डिवाइड करके 10,000 करके अपने पावर पे ना लाने के लिए उनको हम रिकमेंड कर रहे हैं. फिर अभी से लेके मार्च तक के लिए EB को हम सिर्फ रूटीन एक्सपेंडिचर का परमिशन देते हैं. 31 मार्च से पहले चाहे कोई भी डेवलपमेंटल वर्क हो या रूटीन एक्सपेंडिचर है, उसका जो बजट है अगले साल का, दैट मीन्स 2021 का बजट वो लेके हमारे सबके सामने आए और हमको GBM से परमिशन दी. ये पहले भी था, आज भी है कि GBM के परमिशन के बगैर कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं हो सकता है. तो उसका पूरा प्लान बना के सामने आए और हमारे को बताएं कि ये हमारा पूरे साल का प्लान है, GBM पास कर देगी तो उस पर वो लोग काम कर सकते हैं. और लास्ट और अंतिम जो हमें प्रोसीजर रखी है कि EB हर महीने जब हमारे पास कलेक्शन के लिए आए तो उसके साथ मंथली इनकम एक्सपेंडिचर का एक छोटा स्टेटमेंट सबसे जानकारी के लिए लेके आ. ये हमने पिछले वीक को भी बोला था, उन्होंने एग्री भी किया था, रिकॉर्ड भी हुआ था, लेकिन अमल में नहीं लाया. तो हम गुजारिश करेंगे कि नया EB इसको अमल में लाए. ये मेरी प्रस्ताव है, आप लोग विचार आप बताइए हाउस का क्या है रिएक्शन. ये जो पावर दी है वो उस पर एग्री है सभी लोग. पावर्स बोल रहे हैं आप, ये आपकी सिर्फ सोसाइटी लेवल पे है या बैंकिंग पावर्स? जो खर्च करने के लिए हाँ, ये जो अभी आपने सोसाइटी और बैंकिंग में पावर्स किसको देंगे आप? ये इसी अमाउंट पे बैंक पे, हाँ बैंक पे, अच्छा हाँ वो मैंने नहीं बोला. बैंक सिग्नेचर बिलो 5,000 one they are 3 people who will, one of the 3 or 2 of 3 will be signing the check. Below 5,000 checks, 1 signature, but above 5,000 check, minimum 2 signatures. This is वो the, स्पेसिफाई होना चाहिए. yeah, क्योंकि I am dealing this seat. I Absolutely. retired हो चुकी हूँ, but I was dealing this seat. so very nice. It should be specific. और आपका जो टेक ओवर है उसमें आपकी RW की मीटिंग के बाद में मिनट्स जो आपकी लास्ट बिल्कुल पुराने जितने एग्जीक्यूटिव आपके मेंबर थे जो सिलेक्टेड जो ऑथराइज हुए थे वो सब आपको ऑथेंटिकेट करेंगे. देन ओनली वी विल एबल टू चेक. अगर कोई केस है देन वी विल आस्क फॉर दैट कोर्ट केस. Yeah, that is the issue. That is the issue. दैट इज द थिंग. देन ओनली यू कैन ऑपरेट योर अकाउंट. ठीक है. हैंड ओवर योर Okay, thank you. मेरा सवाल ये है कि सोसाइटी में सिक्योरिटी का मुद्दा है. तो हमारे SHO साहब ने भी सिक्योरिटी का बताया, तो 30-40 हज़ार रुपये तो सिक्योरिटी को ही जाएगा. तो जो अभी डेलीगेट करी गई है पावर, उसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि 30,000 रुपये का अगर हर महीने का सिक्योरिटी का खर्चा है वो कौन अप्रूव करेगा? इस इशू को हम लास्ट में लें. हमारे पास एक पहले पावर में 30,000 सब हाँ वो अभी लेके आएंगे नेक्स्ट आगे आएंगे. आज आपको समझा दें. देखिए हमने क्या बोला, रूटीन एक्सपेंडिचर का परमिशन लेना चाहिए. तो अगर एक बार GBM ने परमिशन दे दिया, एक रूटीन एक्सपेंडिचर है जो 3,000 हर महीने का है, उसके बाद फिर परमिशन नहीं चाहिए. ये इसीलिए रूटीन एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर अलग अलग है. तो इसीलिए स्टेटमेंट मिलना चाहिए खर्चे का हर बार कलेक्शन के साथ. अगर स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, जैसा आपने बोला लास्ट टाइम भी बोला था ओके, जब नहीं मिल रहा था तो उसके लिए कुछ हुआ नहीं. अगर इस बार भी नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं? ये तो डेवलपमेंट बॉडी का पावर है. आपको आवाज उठाना है. ये आवाज अच्छा, हम उठाते सुनिए. रहेंगे और अगर ये नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ भी आवाज सुनिए, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगा. सुनिए कि इसमें जो पेपर है वो मैं ये चाहूँगा कि हर घर में डिस्ट्रीब्यूट ना हो. जब कलेक्शन के लिए जाएगा जो स्लिप है उसमें वो पेपर लगा होगा, एनीबॉडी कैन सी, उसका फोटो खींच सकते हैं. लेकिन आप ये कहें कि भाई हम 200 फोटो कॉपी कराएं है तो ऐसा उन्होंने ऐसा नहीं कहा. अगर आप नहीं दे तो क्या करेंगे? नोटिस बोर्ड में पब्लिश क्यों नहीं करते? नोटिस बोर्ड नहीं तो कलेक्शन का जो स्लिप होगा उसी के साथ वो अटैच नहीं, रहेगा. रमाकांत जब जी, कलेक्शन लेके उनका सवाल था अगर आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ फिर अपोज करेंगे. फिर तो वही हालत है जैसे जो पुरानी चल रही थी. तो फिर उनके अगेंस्ट लोग खड़े हो गए. आज यहाँ इतने लोग आए तो फिर नहीं आएंगे और ना सपोर्ट करेंगे. अच्छा, मैं इससे पहले अभी 2 एजेंडा पॉइंट और रहते हैं, बीच में मैं रुकता हूँ क्योंकि हमारे कुंडू साहब हैं जिन्होंने इस कॉलोनी के लिए बहुत कुछ किया है.
हमें मंदिर की उपलब्धि उन्होंने ही दी है, तो हम उनको बहुत ही धन्यवाद देते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई उनको जाना है। अभी उन्होंने समय निकाला है, ही जे SHO वेरी बिजी द्वारका में ही है, तो 2 शब्द के लिए उन्होंने कुछ यहाँ पे बोलना है, बताना है, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो बताएँ आपको। रेस्पेक्टिव रेजिडेंट्स, एक तो जो सिक्योरिटी का मैंने इसमें डाला था शायद सबने पढ़ लिया होगा, वो कोई बहुत महंगा इशू नहीं है और वो रेट्स वो है जो कि मतलब बहुत सारी पॉकेट्स में बहुत सारी सोसाइटीज़ में लोगों ने लगवा लिया ऑलरेडी इन्हीं रेट्स पे। पहले तो वो 5 लाख रुपए लेके लगाते थे, एक मुश्त लेते थे, लेकिन अब इंस्टॉलमेंट में लगाना शुरू कर दिया है और मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा भी है क्योंकि 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 5 साल तक उनको पैसे देने हैं, तो 5 साल तक उसको वो मेंटेन भी करेंगे। नंबर 1 बात, इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो एक मोबाइल ऐप होगा जो हर एक के मोबाइल पे डाउनलोड कर दिया जाएगा। आपकी काम वाली जैसे ही यहाँ पे गेट पे एंटर करेगी तो जिसके घर में वो काम करती है उनके पास मैसेज चला जाएगा कि काम वाली पॉकेट में आ गई है। लेडीज के साथ रहता है, इनको पता रहेगा कि पॉकेट में आ गई है और मेरे एक घर में काम करके भाग जाती है। दूसरा है आपकी गाड़ी का। एक गाड़ियाँ जो अनऑथराइज कोई बाहर का आदमी यहाँ खड़ी करके चला जाता है तो हर एक गाड़ी पे फास्टैग लग जाएगा तो वो फास्टैग लगने के कारण क्या है कि जो अनऑथराइज गाड़ी है वो अपने आप अंदर नहीं आ पाएगी। जैसे ही फास्टैग वाली गाड़ी आएगी बूम बैरियर अपने आप ऊपर होगा और अंदर आ जाएगा, उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है गाड़ी। बहुत अच्छा, इट मीन्स ही इज द रेजिडेंट, ऐसे ही वापसी में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बिना उसके आती है तो गाड़ी रुकेगी, उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन कार्ड करेगा, उसकी एंट्री करेगा कंप्यूटर में, यहाँ पे कंप्यूटर सेटअप लग जाएगा और उस हिसाब से थ्रू प्रॉपर वेरिफिकेशन वो आएगा और उसको जिसके घर जाना है गार्ड के पास भी वो सिस्टम होगा कि वो उस मकान में उस फ्लैट ओनर के पास भी एक मतलब मैसेज आ जाएगा कि फलाना आदमी आपके पास आना चाहता है, डू यू अलाउ हिम, तो आप अलाउ करोगे तो वो उसको भेजेगा वहाँ से, नहीं तो नहीं भेजेगा। अब वो भी बता रहा हूँ, उसमें भी आ रहा हूँ, उसमें भी आता हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा कई बार बच्चे हैं कि बिना बताए गाड़ी ले जाते हैं, तो उसका भी है इसमें जो पेरेंट्स हैं वो रेडिफ टैग के थ्रू उसको लॉक कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। लॉक मीन्स लॉक ये होगा वो वहाँ से तो लेगा चाबी से, लेकिन बूम बैरियर भी ऊपर होगा मतलब टैग से बूम बैरियर अपने आप ऊपर नहीं होगा जब तक आप अनलॉक नहीं करोगे। तो आपके बच्चे को आपको बताना ही पड़ेगा कि पापा मम्मी जो भी है मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और उसके आपके बगैर वो नहीं ले जा पाएगा। अब एक दो सोसाइटीज में इसका जो खर्चा निकालने के लिए काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जैसे हमारे यहाँ भी एयरटेल ने एक फाइबर केबल के लिए वो बिछाया हुआ है, अभी डली नहीं है। तो अभी मैंने एक सोसाइटी वाले से बात करी है, मेरे पीछे जी उद्घाटन करने गए थे उनके बूम बैरियर का, तो पता चला था कि उन्होंने इससे कुछ पैसे लिए हैं। तो एयरटेल से उन्होंने 75,000 लिए हैं अपनी पॉकेट में लाइन बिछाने के लिए। 75,000 लेके और साथ के साथ उनको ये भी कहा है कि हर एक फ्लैट में आप एक जो आपने बोला था इंटरकॉम कनेक्शन विद डिवाइस और एक डिवाइस यहाँ पे गार्ड के पास साथ में ये फैसिलिटी देने के लिए भी बोला है, एंड दे आर डूइंग। तो हमारी पॉकेट में ही अभी यहाँ पे डला नहीं है, पता नहीं पहले जब ये केबल ये मतलब पाइप डला था जब किसी ने उनसे क्या मतलब किस टाइप की डिस्कशन किया है, क्या उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ है, आई डोंट नो, किसी को नहीं पता। ठीक है। तो लेकिन कोई नहीं, अभी उसमें वायर नहीं डली, अभी तो पाइप है, हमारी मर्जी चलेगी तो हम डलने देंगे, नहीं तो नहीं डलने देंगे, ठीक है। वही मैंने पॉइंट रेज किया था कि ये जो इसके अलावा एक और मेरा छोटा सा पॉइंट है, अगर सभी रेजिडेंट चाहें तो उस पर मतलब इसका पूरा खर्चा ही निकल जाएगा। आप हर एक पॉकेट में और सोसाइटी में देखेंगे एक छोटी सी दुकान खुली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। गेट की बात तो करें अगर हम भी यहाँ पे एक टेम्परेरी
स्ट्रक्चर बना के छोटी सी दुकान और उसको रेंट आउट कर दे, ओपन बिडिंग कर दे उसकी, बिल्कुल सही है। तो 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख जो भी मंथली किराया उसका आएगा, वो हमारे काम आएगा पॉकेट के। इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम लगना है, इसके लिए 15,000 रुपये का इंस्टॉलेशन का है, फिर उसके बाद 10,000 पर मंथ है, शुरू में 25,000 लगेंगे, फिर 10,000 लगेगा, तो वो पैसा हम यहाँ से ले सकते हैं और बल्कि वो पैसा बचेगा। और उसके लिए जो गार्ड्स हैं, गार्ड ये वाले नहीं चलेंगे, गार्ड्स पढ़ाने का चाहिएगा जो कि कंप्यूटर ऑपरेट कर सके, तो वो पैसा भी उसी शॉप से आ सकता है। और हमारे बच्चे जो कई बार मैं देखता हूँ बुजुर्ग भी काफ़ी दूर तक दूध लेने के लिए और ये करने के लिए वहाँ तक जो है ना रोड पे जाना पड़ता है, जो काफ़ी खतरनाक है। तो ये सुविधा अगर हमारी पॉकेट के अंदर ही हो जाए और एक दीवार में वो छेद कर देते हैं, एक खिड़की लगा देते हैं, बाहर का भी आदमी को खिड़की लगा जाएगी, तो नेचुरली हमें किराया भी ज़्यादा मिलेगा। सर कैंपस में एटीएम भी होना चाहिए, एटीएम भी होना चाहिए सर कैंपस में, पॉकेट के अंदर। हाँ, एटीएम भी हम किसी कंपनी का लगवा सकते हैं, रेंट मिलेगा पॉकेट को। तो उससे क्या है, हमारी जो हमें जो मंथली वो देते हैं, जो मेंटेनेंस देते हैं, वो भी नहीं बढ़ेगी, वो उतनी नहीं रहेगी, और हमारी जो पॉकेट का जो सिक्योरिटी का है वो सारा काम अच्छा हो जाएगा। और अगर हमारे पास पैसे बचते हैं, मूवमेंट सेंसर आता है, कई पॉकेट्स में लगाया है, जैसे हमारी पिछले वाली दीवार थोड़ी वनरेबल है, उस साइड वाली दीवार वनरेबल है, तो एक मूवमेंट सेंसर है जो हम अपनी दीवारों पे लगवा सकते हैं। उस पर रात को कोई मूवमेंट होती है, कोई आदमी को तो एक सायरन बज जाएगा और एक नोटिस भी आ जाएगा अपना इस पे मोबाइल पे, तो उससे क्या है कि कोई भी पॉकेट के अंदर अनऑथराइज एंट्री नहीं हो सकती। जो अब मैंने देखा है हमारे द्वारका में कई सारी चोरियाँ होती हैं, बाहर से गैंग आते हैं 4-4, 5-5 आदमियों के, जो कि कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि पहले से कोई रैकी करते हैं, कोई रैकी नहीं करते। वो आते हैं रात को, कटर लेके आते हैं, इस तार को काटा, पेड़ होते हैं मोस्टली बाउंड्रीज के साथ में, पेड़ पे के अंदर स्केल करके और वो अपना जिला चढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी बाहर जाएं तो हैंगिंग लोग ना लगाएं अपने गेट पे। जो बाहर वाला लोहे का गेट है तो उसमें इंटरनल लॉक है, सिर्फ वो लगाएं। कभी भी कुंडी और हैंगिंग लॉक ना लगाएं, लोक से कुछ नहीं होने वाला, लोक से नहीं बच सकता आपका सामान। ये भूल जाए किसी को शक है कि भाई मैं लोक लगा के मैंने बहुत ज़्यादा मजबूती कर ली है, कुछ नहीं फर्क पड़ता लोक से। तो कृपया करके बाहर हैंगिंग लॉक ना लगा के जाए और ना कुंडी लगाएं, सिर्फ इंटरनल लॉक लगाएं, अंदर की एक लाइट जलती हुई छोड़ के जाएं, ताकि कोई भी आए तो उसको लगे कि घर के अंदर कोई है, घर खाली नहीं है। वो जो गैंग है वो इसी टाइप के फ्लैट्स को टारगेट करता है जिसमें अंदर कोई ना हो, यानी जिसके बाहर कुंडी लगी हो या फिर हैंगिंग लॉक लगा हो। तो ये एक तो ये इशू था, ये जीबीएम है, चाहे तो इस चीज़ को डिसाइड कर सकती है, उनसे मैंने बात की है, वो कभी भी आके यहाँ पे लगाने को तैयार है। बहुत जरूरी है। करना चाहता हूँ पैसा देना भी पड़ता है, रेडी हो। मैं ये प्रपोज करना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया सजेशन है और सुंदू जी हमारे साथ हैं तो बहुत आसानी से ये काम आगे बढ़ सकता और है रीजनेबल प्राइस पे भी हो सकता है। बट इन्होंने जो सजेशन दिया वो पूरा होलिस्टिकली देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकम भी है करना है और खर्चा भी करना है। तो मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि एक 3 मेंबर की कमेटी बनाए, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना। बिल्कुल बिल्कुल। Mr. Kundu is one of them. The head of the Colonel Das should be second member and third person one of you from the executive body. Maybe Mr. Arif Das या प्रेसिडेंट साहब खुद आ जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, तो आप तीनों की कमेटी बने और उनको आप अच्छी तरह से स्टडी करें पूरी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ यही नहीं है कि लेना है, इसको आगे मेंटेन भी करना है। 5 साल के बाद क्या होगा ये सब कुछ देखते हुए आप इसका फैसला सारा प्रपोजल बना के और सारा डिटेल में स्टडी करके हम आप लोगों को जीबीएम के सामने रखेंगे कि ये खर्चा आएगा, ये एक्टिविटी होगी और इस तरह से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इस तरह से इसका ऑपरेशन आगे फ्यूचर में चलेगा। तो नेक्स्ट जीबी जब भी हम लोग प्लान करेंगे उसमें ये डेफिनेटली प्रपोजल आपके सामने आ जाएगा। अगर इससे पहले आपका प्रपोजल बन जाए उससे पहले हम बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ बोल रहे थे।
अच्छा, इसके अलावा जो एक मंदिर वाला इशू है, मंदिर बनना शुरू हो गया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर बन रहा है, लेकिन मुझे जो मेरी अपनी फीलिंग है, मुझे लगता है कुछ लोग उसमें डोनेट करना चाहते होंगे, पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे। अब वो मंदिर बन जाएगा, फिर आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अब जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना ज़्यादा मीठा होता जाएगा, ठीक है जी। फिर वो जब पक जाएगा, पकने के बाद कोई आएगा कि जी मैं भी डोनेट करना था, तो फिर उसको लगाने की कोई जगह नहीं होगी। अब तो हम संगमरमर की जगह पे इटालियन पत्थर भी लगा सकते हैं, छोटी मूर्ति की जगह बड़ी मूर्ति भी लगा सकते हैं। अब तो पैसा खर्च करने का बहुत मतलब हमारे पास स्पेस है, लेकिन जब बन जाएगा तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर किसी को मैं भी कुछ नहीं आया है लेकिन वो कॉस्ट के हिसाब से ही आएगी, तो मेरा उसके हिसाब से ही आएगी। हाँ, तो ये मुझे भगवान ने जो आदेश दिया था वो तो मैं बना ही रहा हूँ, वो तो बन ही जाएगा। लेकिन उसको अगर नहीं, मैं 1 मिनट आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ये बता दूँ कि जो भी डोनेट करना चाहेंगे वो कंफ्यूजन ना हो, और इसमें कोई कमेटी और किसी की जरूरत नहीं है। अकेला झंडा उन्होंने उठाया हुआ है, कुंडू साहब ने, तो वहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, आप बॉक्स में उसमें डालिए, है बाकी ये टेक केयर करना। देखिए बोलना चाह रहे हैं, पर्सनली आप जाके कुंडू साहब के पास, कुंडू साहब ही इसका जो अगर उन्होंने देना है हिसाब देंगे, नहीं देना है RW उसमें नहीं, कोई इसमें हिसाब वाली बात नहीं है। ये हिसाब वाली कोई इसमें हिसाब रखता नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, इसको हिसाब दिए करता मत देना। जिसको इसीलिए मैंने बोला कि जिसको जो डोनेशन लेना है उस बक्से में डालाइए और वो आपका वहाँ पे यूज हो जाएगा। जो भी स्टोर चाहिए अपने मुंडू से मिलिए और अपना डिस्कस करके सभी आ रही है, यही करती है कुंडू साहब का सजेशन के लिए, प्लस मंदिर की कंट्रीब्यूशन के लिए। मैं नेक्स्ट है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट, एक छोटा पॉइंट, हाँ ये खत्म कर लीजिए। जो मंथली कलेक्शन करते हैं ना, या हम घर घर जाएं, ये ऑफिस में एक आदमी आपका बैठ जाए, जो कैशियर है ना, वो पहले एक हफ्ता पहले आप हम खुद जाके दें उसको। ठीक है, वो कर लें। अच्छा, गुड सजेशन, ठीक, वो भी बोल। पहले ये ऑफिस तो हैंड ओवर करें। पहले ऑफिस हैंडओवर तो जाए बैठेगा। अच्छा, नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट, अगला नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट आप देखें, कोर्ट केस में आप ले गए और ऑफिस हमको हैंडओवर को आप बैठेंगे। नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट प्लीज। अगला एजेंडा पॉइंट है सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे 26 जनवरी संडे को। तो मैं एक तो यहाँ पे जो मतलब डायरेक्टली बगैर ज़्यादा समय न लेते हुए मेरा ये मानना था कि जो सेलिब्रेशन है वो तो हम लोग करेंगे, फ्लैग होस्टिंग है या और भी एक्टिविटी करना चाहेंगे। प्लस मेरा अपना ये सजेशन है, सभी ईवी मेंबर्स ने भी ये डिस्कस किया था, एमंग रेजिडेंट्स से भी जो चलते फिरते बात होती है घूमते हुए, तो हम लोग ये चाह रहे थे कि एक कंट्रीब्यूटरी लंच का भी अरेंजमेंट हम लोग कर लें उसके है, ऑल फैमिली मेम्बर्स। तो उसके लिए हमने ये ऐसा सोचा है कि भाई आप ही लोग बताएं, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी बता देता हूँ कि इसमें हर फैमिली, चाहे वो 2 मेंबर हों फैमिली के, चाहे 6 मेंबर हों, हर घर से 300 से 400 रुपये का कंट्रीब्यूशन आप लोग देंगे। तो मुझे लगता है कि ये कंट्रीब्यूटरी लंच है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। वो आप लोग डिसाइड करें कि भाई एक फैमिली मतलब एक प्लेट से 300 या 400 रुपये की कंट्रीब्यूशन आ जाए, तो हम लोग अब उसमें ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी कि मेंबर फैमिली में 1 है, 2 है, 6 है या 10 है, जितने भी मेंबर है सब लोग लंच में कंट्रीब्यूट करेंगे। और 400 रुपये अगर रहेगा तो मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा ठीक ही है। तो एक लंच का बट जैसे ये सिंगल है तो इसके तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, 400 देना। तो आप लोग बताइए कि लंच का अरेंजमेंट करना है या नहीं करना है? करना है, वैसे घर जाके कौन बनाएगा? बताइए, लंच का कर दिया जाए। नहीं होगा, 200 में नहीं, 200 भी नहीं होगा, नहीं पर्सन मत रखिए, 400 रुपये आप पर फैमिली रख लीजिए। मुझे लगता है कि यादव जी अगर आप पर फ्लैट रख रहे हैं तो क्या उसको 250 में ला सकते हैं? 250 में नहीं हो पाएगा। 300 को 300 कर दिया, 300 कर दिया। एक आदमी का फ्लैट हो 400। ठीक है, 300 रुपीज़ हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं